राजा है, युद्ध में उतरता है, तो वो ये नहीं देखता कि सामने कितनी सिपाही हैं। जी। वो बस अपनी तलवार पे कॉन्फिडेंट रखता है और कूद पड़ता है। और वास्तव में सबसे बड़ी चिंता वही होती है वरुण जी कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है एक कम समय में। सिलेबस बड़ा नहीं है, छठी कक्षा से जो पढ़ते आ रहे हैं और ग्रेजुएशन तक जो आपने पढ़ा है, जी। ये उसका निचोड़ है। कि अब 2-3 दिन बाकी रह गए, मेरा ये सिलेबस हुआ नहीं है, मुझे ये चैप्टर में डाउट है, या फिर सब कुछ क्लियर होने के बाद भी एक प्रेशर बना रहता है। एक माइंडसेट पहले आप डेवलप कर लीजिए। 6 महीने के अंदर मैं अपना 100% कैसे दे सकता हूँ उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको बोलते हैं PYQA, यस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी, उसकी रणनीति कैसी होनी चाहिए? देखिए, मेरा पर्सनल व्यू है कि आप ऑफलाइन अटेंड करिए या ऑनलाइन अटेंड करिए, ठीक है। क्लास में आप सिर्फ पढ़ पाएंगे, जी। तैयारी तो आपको ही करनी है। उसी टाइम पे मॉक टेस्ट दीजिए जिस टाइम पे आपको पता है कि फाइनल टेस्ट भी मेरे को यही टाइम। कई विद्यार्थी अपनी आर्थिक चुनौतियों से भी लड़ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि मैं ऐसे स्पर्धात्मक परीक्षाओं को पास करके अपने समाज, परिवार और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करूं। मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इस चीज में रहा है कि मेडिटेशन और भक्ति, इन दोनों से बड़ा ब्रह्मास्त्र कुछ है नहीं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पवार, शिवम स्टडी सेंटर के शिवम संवाद के इस पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ जो आज के मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका विस्तृत परिचय करवा रहा हूं। श्रीमान वरुण प्रताप यादव जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे आज के खास मेहमान एक अनुभवी सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, जिनके पास व्यवसाय विकास और विश्लेषण, बिजनेस डेवलपमेंट एंड एनालिसिस में 17 वर्षों का अनुभव है। इन्होंने भारत का पहला ऑर्गेनिक ब्रांड निर्क लॉन्च किया और वर्तमान में रियल एस्टेट स्टार्टअप मेटामॉर्फ क्लब चला रहे हैं। मेटामॉर्फ क्लब के माध्यम से यह 16 से 26 वर्ष की आयु पीढ़ी को सॉफ्ट स्किल विकसित करने और एक समग्र हॉलिस्टिक दृष्टिकोण से मन, शरीर और आत्मा को सशक्त बनाने में सहायता कर रहे हैं। इसके अलावा ये युवाओं और स्टार्टअप संस्थापकों को मेंटरशिप भी प्रदान करते हैं और सामाजिक सेवा के रूप में भारत के युवाओं को मार्गदर्शन देकर बेटर इंडिया बनाने के मिशन में जुटे हुए हैं। आज के एपिसोड में हम इनसे एक स्टार्टअप का सफर और भारत के भविष्य को लेकर उनके विचारों पर चर्चा करेंगे। तो आइए फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान वरुण प्रताप यादव जी का। थैंक यू सर। आज का जो युवा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना मतलब समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए, भविष्य के अंदर एक अपने समाज, देश और परिवार को एक अच्छे मार्ग पर लेकर जाने की वो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज का युवा कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करके कल वो प्रतिनिधित्व करेगा। तो ऐसे युवाओं के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वो तैयारी कैसे करें, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप गोल सेट कर लीजिए। आपने अगर गोल सेट कर लिया कि मुझे ये पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरना है, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, सीधा उतर जाना है रणभूमि में, और उस तरीके से आप अपना गोल सेट कर लें, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उतरें और तैयारी शुरू कर दें। और ये मत सोचिएगा कि सिलेबस बड़ा है, इसको कैसे करेंगे, या इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे क्रैक कर पाऊंगा। बस एक बार डिसाइड कर लिया, पॉजिटिव थिंकिंग, ऊपर वाले का नाम लीजिए और शुरू हो जाइए। तो जैसा आपने बोला कि एक बार डिसाइड कर लीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शुरू हो जाइए और सिलेबस की चिंता मत करिए। और वास्तव में सबसे बड़ी चिंता वही होती है वरुण जी कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है एक कम समय में। मतलब एक मर्यादा होती है कि भाई मेरी एग्जाम आफ्टर 6 मंथ आने वाली है, आफ्टर 1 ईयर आने वाली है, तो मैं उसकी पूर्व तैयारी कैसे शुरू करूं। जैसे मैं आपको सीधा प्रश्न करूं कि मेरे पास सिर्फ 6 मंथ है किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए, राइट। तो अगर मैं 6 महीने के अंदर मैं अपना 100% कैसे दे सकता हूँ उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? राइट। देखिए, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रोफेशनल तैयारियों के लिए हो रहा है। लोग, आप जब चुने जाएंगे तो एक प्रोफेशनल सेक्टर में आप काम करेंगे, तो तब आपको तैयारी करने के लिए शायद 1 घंटा भी ना मिले। ओके, रेडी रहना पड़ेगा। बिल्कुल।
तो वो एक माइंडसेट पहले आप डेवलप कर लीजिए। तो जब एक राजा है युद्ध में उतरता है, तो वो ये नहीं देखता कि सामने कितनी सिपाही हैं। जी। वो बस अपनी तलवार पे कॉन्फिडेंट रखता है और कूद पड़ता है। पर तो तलवार जो चीज़ है, जी। वो कितनी धार है, उसको हम बताएँगे आपको कैसे उसको धार करना है। हाँ, मैं आपसे वही पूछना चाहता कि तलवार की धार कैसे करनी है? मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी, उसकी रणनीति कैसी होनी चाहिए? क्योंकि समय मर्यादित है, सिलेबस बड़ा है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल से हमको समझाएँगे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जी, 2 आंसर है इसके, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। एक साइकोलॉजिकल आंसर है, सिलेबस बड़ा नहीं है। आप जो छठी कक्षा से जो पढ़ते आ रहे हैं और ग्रेजुएशन तक जो आपने पढ़ा है, जी। ये उसका निचोड़ है। जी। तो अगर उसको देखने जाएँ कि आप सिलेबस बड़ा है तो हाँ, बड़ा है। लेकिन आप देखने जाएँ कि आप छठी क्लास से ये पढ़ रहे हैं और आज तक ये तैयारी करते आए, तो आपके पास तो ऑलरेडी सारा ज्ञान है ही। जी। बस आपको उसको एकत्रित करना है। तो इसमें जो टूल्स हैं, जो आपने पूछा कि तैयारी कैसे की जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 80-20 प्रिंसिपल होता है ओके। ऑफ स्टडिंग। उसमें ये है कि 20% जो आपका एफर्ट्स है, हुँ। वो 80% रिजल्ट देगा। ओके। और ये मेरा बनाया हुआ लॉ नहीं है कि वरुण ने उठ के ये लॉ बना दिया। ये नेचर का लॉ है। अगर आप दुनिया में देखेंगे, तो जो 80% वेल्थ है, वो 20% लोगों के पास है। किसी भी आप बिज़नेस को उठा के देख लीजिए, 20% जो क्लाइंटेल है, वो 80% प्रॉफिट ला के दे रहा है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी जो आपके 20% जो आपके सिलेबस है, वो 80% आपका टॉपिक्स कवर करते हैं ओके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो पहली चीज़ आप ये करिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स समझिए। बिल्कुल। उस तरीके से आप 80-20 प्रिंसिपल लेके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे अगर जाएँगे, क्योंकि सिलेबस कभी कवर नहीं होगा। कितना भी कर लीजिए आप, सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आप क्या है, सिलेबस को अपने कंट्रोल में कर पाएँगे। पहली चीज़ आप ये करिए। सेकंड चीज़ है, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बनाइए। देखिए, स्कूल में हमें सिर्फ एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई गई, वो है टाइम टेबल, जो हम फिर बड़े होके फॉलो नहीं करते हैं। जी। लेकिन स्कूल में वही चीज़ अगर बड़े होके भी अगर आप टाइम टेबल ढंग से सेट कर लें, तो आपकी लाइफ ऑलरेडी बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। एक्चुअली आपने जो अभी टाइम टेबल के बारे में बात की, ये टाइम टेबल एक ऐसी चीज़ है, जो आप किसी भी क्षेत्र में रहें और आपका अगर एक अच्छा बना हुआ टाइम टेबल है अपने लाइफ को लेकर, तो आप उसमें सक्सेस होने ही हैं। जैसे आपका परिचय बहुत विस्तृत है, आप व्यावसायिक क्षेत्र के साथ भी जुड़े हुए हैं, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो इसके लिए मतलब एक टाइम टेबल एक अच्छे बिज़नेस के लिए और पढ़ाई के लिए कैसे यूज़फुल होता है? उसके बारे में आप थोड़ा कंबाइंड हमको आंसर देंगे तो? देखिए रोज़ जीवन चल रहा होता है जी। और आप उसके अंदर अपनी चीज़ें, अपनी क्रियाएँ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में जो 24 घंटे आपको मिले, उसको अगर ढंग से बाइफरकेट कर लिया, तो आपको वो टाइम में काम करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने उसको शेड्यूल नहीं बनाया, तो फिर आप एंग्ज़ायटी से भरे रहेंगे कि मुझे ये भी करना है, ये कब करूँगा, ये कब करूँगा। वो सारी चीज़ें अगर टाइम टेबल में रहेंगी, तो आपको पता है कि मेरे को इतना टाइम इसको डेडिकेट करना है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ, पोमोडोरो टेक्निक। ओके। अब पहले हमने बात करी 80-20 80-20, दूसरी हमने बात करी टाइम टेबल, तीसरा है पोमोडोरो टेक्निक। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सटीक टेक्निक है जी। इसमें आपको करना क्या है कि 25 से 30 मिनट पढ़ना है ओके। और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर दोबारा 25 से 30 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। और जैसे ये 4 बार आप करने के बाद फिर 25 से 30 मिनट का ब्रेक लीजिए। ओके। ताकि क्या है, आपके दिमाग को भी उतना स्ट्रेस नहीं आएगा और आप सिलेबस भी कवर कर पाएँगे। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मेहनत तो करनी है, ठीक है? आपको मेहनत से भागना नहीं है, लेकिन सही तरीके से मेहनत करनी है। तो शॉर्ट टर्म जो होते हैं, शॉर्ट सेगमेंट्स में आप काम करेंगे, आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। उसके बाद में 5 मिनट का जो आप ब्रेक लें, उसमें या तो मेडिटेशन कर लीजिए, कोई अच्छा गाना सुन लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, जी। एक मम्मी के हाथ की बढ़िया-सी चाय पी अरे लीजिए वाह! या दूध पी लीजिए, जो भी आपको पसंद है। ये सारी चीज़ें करेंगे, तो आप मेहनत कर पाएँगे, अच्छे से कर पाएँगे और स्ट्रेस नहीं आएगा आपको। मतलब वो जो आप बोल रहे हैं 5 मिनट निकालने को, तो हमको जो पसंद है, वो चीज़ अगर हम करें तो जो 25 मिनट्स या फिर
30 मिनट्स का जो हमने स्टडी लिया है, तो वो स्टडी के अंदर काफ़ी अच्छा वो हेल्पफुल रह सकता है। आप ऐसा कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आपका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, इट्स अ वेरी फेमस टेक्निक जो कि बाहर मतलब डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं। तो और ये हमारे छोटे भाइयों को शायद नहीं पता होता है, तो मैं इस ज़रिए ये मैं चाहता हूँ कि वो ये टेक्निक को यूज़ करें, ओके। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। प्लीज़ आप ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी है मेरे दिमाग में कि जैसे कोई युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और साथ-साथ में उसको सिलेबस की बहुत चिंता है। वो सिलेबस के पीछे इतना लगा हुआ है कि भई उसको सिलेबस की बहुत चिंता हो रही है। और उस सिलेबस कवर करने के चक्कर में वो कन्फ्यूज़ रहता है कि मैं शुरुआत कैसे करूँ? मेरी शुरुआती पढ़ाई कैसे करूँ? उसके बाद की पढ़ाई कैसे करूँ? उस पढ़ाई को ख़त्म कैसे करूँ? तो कई सारे युवा ऐसे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई करनी चाहिए या ऑफ़लाइन पढ़ाई करनी चाहिए? मतलब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने चाहिए या फिर प्रैक्टिकल ऑफ़लाइन क्लास में जाकर ऑफ़लाइन क्लास अटेंड करनी चाहिए? तो आपका क्या मानना है कि किसमें ज़्यादा फ़ायदा रहेगा? देखिए, मेरा पर्सनल व्यू है कि आप ऑफ़लाइन अटेंड करिए या ऑनलाइन अटेंड करिए, ठीक है? क्लास में आप सिर्फ़ पढ़ पाएँगे, जी, तैयारी तो आपको ही करनी है। बिल्कुल। चाहे आप कितने भी बार आप सिलेबस कवर कर लीजिए, अगर वो उसको आप प्रेशर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन्स आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हैं अगर, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। तो बेसिकली अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और विदिन अ सर्टेन टाइम उस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करके आप आंसर निकाल पा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात की, जी, तो हाल-फिलहाल में एक ऐसा भी वर्ग है, जो पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब करने के बाद भी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है। और साथ-साथ में एक ऐसा वर्ग है, जो जॉब भी कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं और उसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है। एक ऐसा वर्ग है, जिसके पास पूर्ण समय है और फिर भी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है। तो वो दोनों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि भई वो अपनी तैयारी में अपना काम भी ना छूटे और तैयारी भी करे? जी। तो वो तैयारी कैसे हो सकती है? देखिए अपनी जो पहले बात हुई कि टाइम टेबल सेट करिए। जी, तो जो जो बिल्कुल डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं, उनके पास में समय ज़्यादा रहेगा पर डे में, तो वो उस हिसाब से काम करें। जी, जिनके पास में समय का अभाव है, वो अपने कार्यों को इस तरीके से सेट करें टाइम टेबल में कि वो सारी चीज़ें कवर कर पाएँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जितने भी जो जिन्होंने रैंकर्स हैं, वो ये चीज़ को कहेंगे, आप मॉक टेस्ट ज़्यादा दीजिए। ओके, आपको हफ्ते में 1 से 2 मॉक टेस्ट देने हैं और जब आपके एग्ज़ाम का टाइम 1 महीना रह जाए, तब आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट देने हैं और उसको एनालाइज़ करना है। वो चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे शुरुआती स्टूडेंट्स को चिंता होती है उसके सिलेबस को खत्म करने के लिए। तो सिलेबस को पूरा करना मतलब शुरू करना और पूरा करने तक की जो बीच का सफ़र है, उस पर कायम रहना, उस पर लगे रहना, डटे रहना। जैसे हम देशी भाषा में कहें तो डटे रहना। जी, तो वो डटे कैसे रह सकते हैं? इसमें ना दिमाग का खेल है। जी। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो आपका नॉलेज नहीं चेक कर रहे, साइंटिस्ट थोड़ी माँग रहे हो। हुँ। वो देख रहे हैं कि आप अंडर प्रेशर कैसे परफ़ॉर्म कर रहे हो। तो वो अंडर प्रेशर आपको रहते हुए, गोल को नहीं छोड़ते हुए और उस पे गोल पे ध्यान रखते हुए आपको जितना हो सके उतना मेहनत करिए और सिलेबस जितना हो सके उतना कवर करिए। और फिर गीता में बहुत ही प्यारी बात कही है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपने कर्म में मतलब कल को जब एग्ज़ाम दे के आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलो, तो ये नहीं होना चाहिए कि वरुण यार तूने 70% मेहनत करी थी। मतलब मेहनत 100% करके आओ, भले फिर रिज़ल्ट जो आए। तो मेहनत से नहीं, जब आप गोल को नहीं छोड़ेंगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि चाहे 100 दिन हो गए हैं और अब 10 दिन बाकी हैं या 150 दिन हो गए और 100 दिन और बाकी है, आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। मैं जैसे एक युवाओं का प्रश्न होता है कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। मुझे एक अच्छे से अच्छी एग्ज़ाम क्रैक कर अपना करियर एक बुलंदियों तक पहुँचाना है। पर बात आती है तैयारी की और वो तैयारी शुरू भी करते हैं। तो शुरू करने के बाद काफ़ी सारे ऐसे विषय होते हैं कि जिनके ऊपर उनका फ़ोकस नहीं रह पाता है। सपोज़ मैं बात करूँ मैथ्स की, रीज़निंग की, ऐसे जो थोड़े जैसे कई युवा ऐसे मानते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। तो
ऐसे सब्जेक्ट के साथ कैसे डील की जा सकती है? हमारे सर ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया था जी, कि मैथ्स के लिए तो फॉर्मूलाज याद कर लो, जी, टेबल्स याद कर लो, फ्लैश कार्ड्स बनाओ आप। एक छोटे इतने छोटे से कार्ड्स बनाओ, उसपे फॉर्मूलाज लिख लो आगे। चलते-फिरते जब घूमते-फिरते ऐसे जेब में से एक फ्लैश कार्ड निकाला, 4 फॉर्मूला पढ़े, वापस रख दिया। कोई आप कहीं जा रहे हैं, कोई गाड़ी की नंबर प्लेट दिखी, उसका कैलकुलेशन कर दो। आगे के 2 नंबर्स को पीछे के 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या आगे के 2 नंबर्स को पीछे के 2 नंबर से ऐड कर दो। तो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होता मतलब जाएगा। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आप चलते-फिरते अपने स्वभाव में ऐसे सब्जेक्ट के साथ खेलना शुरू कीजिए। एग्ज़ैक्टली। जी, आप खेलिए उसके साथ। उसको स्वभाव में लाइए। बिल्कुल। अगर आप उससे डरते हुँ, रहेंगे तो वो मुश्किल बनती जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप और प्रैक्टिस होती जाएगी। मुश्किल कब स्वभाव में कब आएगा? जब चीज़ें आसान हो जाएगी। जी, आसान कब हो जाएँगी? जब आपको याद रहेंगी। पर फिर भी मैं तैयारी बहुत कर रहा हूँ। युवाओं का प्रश्न रहता है कि मैं तैयारी बहुत कर रहा हूँ और एक ही चीज़ बार-बार रिवाइज़ करके, एक ही चीज़ बार-बार पढ़-पढ़ के एक स्ट्रेस फ़ील होता है युवाओं को। तो ऐसे स्ट्रेस से वो बाहर कैसे निकलें? मतलब स्ट्रेस कई प्रकार के होते हैं। हुँ। शारीरिक तनाव होता है, मानसिक तनाव होता है, घर का टेंशन होता है, परिवार का टेंशन होता है या फिर जॉब या फिर बिज़नेस करे तो उनका टेंशन होता है। तो ये सारे टेंशन को साथ में लेकर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी पर भी फोकस कैसे करें? उसके लिए कोई ऐसा फ़ॉर्मूला, कोई एक्सरसाइज़ आप सजेस्ट करेंगे? नहीं, एक्सरसाइज़ है, एक बहुत ही उम्दा एक्सरसाइज़ है, जी, मेडिटेशन है। जी, आप मेडिटेशन करिए, रोज़ सुबह उठ के 15 मिनट आप ध्यान करिए। थोड़ा-सा ध्यान करने से क्या होता है कि मानसिक शांति मिलती है आपको। आप स्तर थोड़ा बेस आपका ना आप बैठ जाते हैं एक जगह पे, जी, तो आप जुड़ जाते हैं पृथ्वी से। जी, और जो बार-बार आप बता रहे हैं कि युवा लोग परेशान होते हैं बार-बार, परेशान एक ही चीज़ को रिवाइज़ करते-करते। देखिए, मैं उनसे कहना चाहूँगा, कल को आप यूनिफ़ॉर्म पहनेंगे, आपको एक ही यूनिफ़ॉर्म पहननी है। रोज़ वही यूनिफ़ॉर्म पहननी है, रोज़ उसी तरीके से तैयार होके जाना है। जीवन है और जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रूटीन है। जी, हमारे फादर हैं, ठीक है? आज सुबह उठ के जब वो जाते हैं, तो अपना टिफ़िन लिया या अपना काम लिया, एक भी दिन नहीं बोलते कि मैं बोर हो रहा हूँ। अगर वो बोल देते कि मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे ये मज़ा नहीं आ रहा, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो शायद हम इस पोज़ीशन पे नहीं पहुँच पाते। बिल्कुल। मतलब ऐसे एग्ज़ाम हमारे परिवार में ही हैं, हमारे सामने ही हैं, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप ये बताना चाह रहे हैं। हर हर जगह जी, अगर ड्राइवर बस का ड्राइवर मना कर दे कि मैं तो बोर हो रहा हूँ, रोज़ गाड़ी चलानी पड़ रही है, जी, तो बसेस जाम हो जाएगी, जाम हो जाए। ट्रेन नहीं चल पाएँगी, काम ही रुक जाएगा। तो कर्म ही जीवन चला रहा है, वो चीज़ को लेते हुए और बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बोर नहीं होना है और चलते जाना है। हर एक की जो व्यवस्थाएँ होती है, वो व्यवस्थाएँ अलग-अलग होती हैं। किसी के पास ऐसी व्यवस्था है कि वो अपने अपने आप को इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए पूर्ण समय दे सकता है, पूर्ण संसाधन दे सकता है, हर एक चीज़ की ज़रूरत को पूरी कर सकता है। मतलब उसके पास प्रॉपर व्यवस्था है। पर ऐसे भी विद्यार्थी हैं, ऐसा भी वर्ग है, जिनके पास व्यवस्थाओं की कमी है। वो सबसे बड़ी चुनौती तो उनके लिए यही है कि आज जो इतने सारे माध्यम हैं, ऑनलाइन स्टडी का, ऑफलाइन स्टडी का, कोचिंग क्लास का, तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब सिर्फ कोचिंग क्लास जाने से ही या फिर हम ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रैक्टिकल किसी एकेडमी के साथ जुड़ने के बाद हम हमारी तैयारी को फुलफिल कर सकते हैं। तो अगर कोचिंग क्लास का इसमें क्या योगदान रहता है? देखिए, कोचिंग क्लास आपका एक तरीके से पूरा सिलेबस आपका कवर करवा देती है और साथ में गुरु होते हैं। जी, गुरु जो मार्गदर्शन दे सकते हैं, वो आप खुद करने जाएँगे, तो उतने अच्छे तरीके से वो मार्गदर्शन आपको शायद नहीं जी। मिलेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कोचिंग क्लासेस का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप कोचिंग क्लास जुड़ने से सक्षम नहीं हैं, तो आप नहीं पढ़ सकते। वरुण जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि कई विद्यार्थी अपनी आर्थिक चुनौतियों से भी लड़ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि मैं ऐसे स्पर्धात्मक परीक्षाओं को पास करके अपने समाज, परिवार और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करूँ। तो ये चुनौतियों के साथ-साथ मतलब मेरा जो ये प्रश्न पूछने का जो तात्पर्य है कि आर्थिक चुनौतियों के साथ-साथ हम तैयारी कैसे करें? हम हमारे संसाधनों को पूरा नहीं कर पा रहे कि भई हमारे पास अगर ये व्यवस्था होगी तो ही हम पढ़ सकते हैं, पर वो व्यवस्था नहीं है।
तो फिर भी हम हमारी तैयारी को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, कुछ कंडीशंस होती हैं जी, जो पहले से सेट होती हैं, पर उन्हीं उन्हीं चुनौतियों से अगर कोई इंसान निकलता है तो वही चैंपियन बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिल्कुल भी हार नहीं माननी चाहिए। किसी और की चुपड़ी रोटी देख के अपने सूखी रोटी को परेशान करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि आप परेशान हो। आप बहुत आज तो इंटरनेट का ज़माना है। जी, सारी चीज़ें पीडीएफ में आपको ऑनलाइन मिल जाएँगी। जी, अगर आपके पास में सामर्थ्य है कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या अपने किसी दोस्त से कह के उनको डाउनलोड करवा लीजिए, उसको प्रिंट आउट ले लीजिए और उससे तैयारी करिए। आपको ऐसी कितनी संस्थाएँ हैं, जैसे मैं आपकी संस्था के बारे में भी जानता हूँ, शिवम स्टडी सेंटर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो लो है, उन बच्चों की इतनी हेल्प कर रहा है, सहयोग दे रहा है, उनको पढ़ा रहा है, तो उनके साथ जुड़िए आप। अब तो ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से उनके साथ जुड़िए, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, मार्गदर्शन जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक दे पाएँगे। ऐसे ही टेलीग्राम पे कई चैनल्स हैं, आपको कई कम्युनिटीज़ मिल जाएँगी, गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जहाँ चाह है, वहाँ आपको राह दिख जाएगी। बस आप उम्मीद मत हारिए, डटे रहिए। जी। तो अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि परीक्षा नज़दीक है, मतलब परीक्षा को बाकी रह गए से कुल मिला के 2 या 3 दिन बाकी रह गए। हाँ, लोगों को तो बुखार आ जाता है फिर। बुखार आ जाता है, टेंशन हो जाता है कि अब 2-3 दिन बाकी रह गए, मेरा ये सिलेबस हुआ नहीं है, मुझे ये चैप्टर में डाउट है या फिर सब कुछ क्लियर होने के बाद भी एक एक प्रेशर बना रहता है। राइट, तो वो मतलब परीक्षा के पहले मेरा रोल कैसा होना चाहिए एज़ अ कॉम्पिटिटर? जी। देखिए अब हो गया है, 2-3 दिन बाकी रह गए ना, जी, आपने जितना करना था आपने कर लिया। जी, 2-3 दिन पहले आप सब भूल जाइए। जितना आपने किया है, आपने बहुत अच्छा किया है। एक टेक्नीक है जो स्टार्टिंग में आपको करनी पड़ेगी, वो टेक्नीक है नोट्स लेने की टेक्नीक। जब भी आप कोई नया टॉपिक चुनें, तो उसके नोट्स बना लीजिए और नोट्स इतने बनाइए कि एक पेज पे आपका पूरा एक चैप्टर आ जाए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो ने नोट्स पूरे आपके जब आप तैयारी कर रहे होंगे, वो रेडी हो जाएँगे। उस नोट्स को फिर सिर्फ़ 3 दिन में आपको सिर्फ़ वो नोट्स रिवाइज़ करने हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खाइए, चैन की नींद सोइए, अपने आपका जो भी एडमिट कार्ड है, आपके पेन, पेंसिल, अपना पूरा हथियार वाला जो आपका बॉक्स है, उसको रेडी करके साइड में रख दीजिए या तो भगवान के आले में रख दीजिए और बस बेफ़िक्र होके रिविज़न करिए बस। जी। तो परीक्षा पैटर्न और सिलेबस मतलब सिलेबस इज़ अ डिफरेंट थिंग और परीक्षा में क्या पैटर्न आने वाला है। आज मुझे सिलेबस मेरा पता होगा, तब मैं जाके उस कॉम्पिटिशन को फेस करने की ताकत मुझ में बनेगी। तो जो सिलेबस है, सिलेबस के साथ-साथ परीक्षा पैटर्न को समझने की कोई टेक्निक कि किस तरीके से हम लोग परीक्षा पैटर्न को समझकर उसको फेस कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो कहते हैं, जी, उसको बोलते हैं पीवाईक्यूए, यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर लीजिए आप। जी, एक एक क्वेश्चन लीजिए आप क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व करिए। अगर 2 घंटे का है तो आप 2 घंटे बैठ के उसको सॉल्व करिए। उसके बाद में सॉल्व करने के बाद में आप देखिए आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं और उसको पूरा क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ करिए कि कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आया है, उसका डिफ़िकल्टी रेशियो क्या था और वो सब एनालाइज़ करके आप 1 साल का क्वेश्चन पेपर आपने एनालाइज़ किया, उसको साइड में रख दीजिए। थोड़े दिन बाद वही टॉपिक्स को आप फिर से आप पढ़ते रहिए। 3-4 दिन के बाद में आप ऐसे एक और क्वेश्चन पेपर उठाइए। 10 दिन के अंदर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दीजिए और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स का फ्लो किस तरफ है। वो किस तरीके से सेट किए जा रहे हैं। कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है। कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से वास्टनेस जो जिसमें से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक बार आप वो चीज़ समझ जाएँगे तो आपको तैयारी करने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम के थ्रू ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेटामॉर्फ क्लब एक गिफ्ट दे रहा है लिसनर्स को। अच्छा, जितने भी
जो भी हम ये बातें कर रहे हैं, चाहे वो शेड्यूल बिल्डिंग है, चाहे पोमोडोरो टेक्निक है, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है, इस सब के टेम्पलेट आपको metamorphclub.com पे फ्री में मिल जाएंगे। आप उनको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और पेंसिल से पेन से उनको यूज कीजिए। आप बता रहे थे कुछ समय पहले हमारी जब बात हुई थी कि जब ये पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करेंगे तब मैं एक सरप्राइज अनाउंसमेंट करूंगा। ये गिफ्ट तो ये सच में बहुत ही अच्छा प्यारा गिफ्ट है जो कॉम्पिटिटर्स तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। ये शेड्यूल बिल्डिंग पूरा रेडी हो जाएंगे। तो उस तरीके से ये मेटामॉर्फ क्लब पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको इस चीज का, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। अब हमने हमने ये बात की कि क्या करना चाहिए, पर क्या नहीं करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के दौरान हमें किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारा फोकस ना बिगड़े, इसलिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, युवा होते हैं तो फ्रेंड सर्कल होता है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यस, क्योंकि आपका एक माइंडसेट रहेगा दिन भर का। सिर्फ वही चीजें डिस्कस करिए उनके साथ में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावा आप उन और कोई चीज पे आप ध्यान मत दीजिए। फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाइए कि शाम को एक आध घंटा आप जब रिलैक्स होने के लिए मिल रहे हैं तो किसी टॉपिक के बारे में या टेक्निक के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिससे आपको हेल्प हो सके पढ़ाई करने में। घूमना फिरना जितना हो सके कम कर दीजिए। अच्छी डाइट रखिए, अच्छा स्वास्थ्य रखिए, नींद पूरी लीजिए। 7-8 घंटे आप नींद लेंगे तो आप ढंग से फंक्शन कर पाएंगे। मेडिटेशन करिए और हो सके तो 5 से 10 मिनट भगवान का भी ध्यान करिए। आज सोशल मीडिया है या फिर जो पूरा मार्केट है, उस मार्केट के अंदर अगर हम देखा जाएगा कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए इतना सारा मटेरियल, इतने सारे गाइडेंस हमको मिल जाते हैं। तो एक्चुअली में जो हमारा फोकस होना चाहिए, पिन पॉइंट, मैं बात कर रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुझे क्रैक करनी है, तो वो क्रैक करने का जो मेरा पिन पॉइंट है, उस पर फोकस ना रह के मैं और बहुत सारी चीजें कवर करने लगता हूँ। तो एक बोला जा सकता है कि मेरा जो ये एग्जाम है, मैं जिस एग्जाम्स की तैयारी करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो वो एग्जाम का जो दायरा है, वो दायरे के बाहर की पढ़ाई ना करना और दायरे के अंदर रह के पढ़ना। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? मतलब मैं पिन पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि पिन पॉइंट पर अपनी स्टडी बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस का वास्टनेस इतना है कि अगर देखा जाए तो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप अपने टॉपिक, इजी टॉपिक, मीडियम टॉपिक्स और हार्ड टॉपिक्स, जी, सीक्वेंस वाइज चलिए। आप इजी खत्म करिए, फिर मीडियम खत्म करिए, फिर हार्ड पे आप कंप्लीट करिए। दूसरा चीज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से जो सेट हो रहा है, एक ट्रेंड सेट हो जाता है। अगर हो सके तो ये एक तरीका है, कम टाइम में अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको बता देंगे कि किस कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वो टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करिए और जितना हो सके एक गुरु की गाइडेंस लीजिए। कई बार होता है कि ग्रुप डिस्कशन में बच्चे लोग आपस में भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें डिस्कस करते हैं। वहाँ से भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जो कि हेल्प कर सकती है आपको लिमिट में बाँधने में सिलेबस। ये थोड़ी बहुत बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ सिलेबस इज़ नेवर एंडिंग। वरुण जी, कभी-कभी युवा ये सोचकर घबराता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कुछ वैकेंसी होती है कि जैसे सपोज यूपीएससी या फिर जीपीएससी, ऐसी कोई भी जो स्पर्धात्मक परीक्षाएं हैं, तो ऐसी परीक्षाओं की कुछ वैकेंसी होती है कि भाई इस डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी की जरूरत है और उसके लिए बाहर अभी से आवेदन लिए जाएंगे। तो युवा ये सोचकर घबराता है कि वैकेंसी कम है और कॉम्पिटिटर्स इतने ज्यादा है। मतलब सपोज वैकेंसी 100 की है और उसको कॉम्पीट करने वाले 14 लाख से भी ज्यादा हो। तो अगर इतने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं, तो हम डिमोटिवेट ना होकर हमारी एक जगह कैसे फाइनल कर सकते हैं? देखिए, आपकी और हमारी ये बात हुई थी इस बारे में, तो आपने बहुत सुंदर बात कही थी कि हमें तो सिर्फ़ एक ही सीट लेनी है। तो वो एक सीट को कैसे चुना जाए? बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका।
और इसका सबसे सटीक आंसर है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस एंड मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसी टाइम पे मॉक टेस्ट दीजिए जिस टाइम पे आपको पता है कि फाइनल टेस्ट भी मेरे को यही टाइम, अगर आपको पता है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम सुबह 10 बजे से स्टार्ट होके 2 बजे स्टार्ट होता है, हफ्ते में आप दो बार ऐसे बैठिए, सुबह 10 बजे एक मॉक टेस्ट लीजिए, 2 बजे खत्म करिए और फिर उसको रिवाइज करिए क्या क्या गलतियां हुई, और उन्हीं गलतियों से आप आगे बढ़ पाएंगे। मॉक टेस्ट पे जरूर फोकस करिए, वो एक तरीके से आपका ब्रह्मास्त्र हो गया जो आप बात कर रहे थे जिस चीज की, और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो पूरे पूर्ण विश्वास में होता है कि मेरे हर सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हो चुका है, मेरी हर सब्जेक्ट की तैयारी पूरी अच्छे से हो चुकी है, और उसके बाद भी जब वो एग्जाम देने जाता है तो वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाता है। तो उसका रीजन क्या है कि मतलब सभी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करने के बाद भी उसको पूरा विश्वास है कि मेरी तैयारी अच्छे से हुई है, मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार किया है, और फिर भी वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाता, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता। जी, बिल्कुल, बहुत ज्यादा ये चीज देखने को मिलती है कि सिलेबस अच्छे से तैयार किया हुआ है लेकिन कंपटीशन में आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। उसका मेन रीजन है कि आप स्पीड में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और मैं जितनी बार भी दोहराऊंगा शायद रिपीटेटिव लगेगा, लेकिन वो पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितने ज़्यादा बार टेस्ट देंगे, आप जितनी ज़्यादा बार अंडर प्रेशर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और अच्छे से आप 2 ढाई घंटे बैठ के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट दे रहे हैं, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपको बैठने 2 ढाई घंटे बैठ के विद प्रेशर आप अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे, और साथ में आपके परफॉर्मेंस जो फाइनल द रियल परफॉर्मेंस, उसमें 110% इम्प्रूवमेंट होगा। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैंने आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसमें सच में आपके जो आंसर्स थे वो काफी प्रेरणादायक थे। जी, तो मैंने कोशिश करी है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उससे मैं आपको थोड़ा सा अपना बता सकूं। तो अंत में मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि एक ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र, मतलब ऐसा कोई हमारे पास ऐसा कोई इलाज या ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र कि जिसे फॉलो कर कर हम किसी भी परीक्षा, चाहे वो हमारी लाइफ की एग्जाम हो, हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमारी पारिवारिक कोई समस्या हो, कि जिसको लड़ने के लिए एक अलग ही आत्मविश्वास की जरूरत होती है, तो वो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कोई ब्रह्मास्त्र आप सजेस्ट करेंगे? बहुत ही डीप क्वेश्चन है। देखिए, जीवन है और जीवन परीक्षा ही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कैसी भी स्थिति हो, खुद को अंदर से आप कैसे समेट के रख रहे हैं, जी। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहेंगे, परीक्षाएं आती रहेंगी, कई कॉम्पिटिटिव जैसे स्केरी भी होंगी, कई उससे ज्यादा खतरनाक रहती हैं। तो मेन जो ब्रह्मास्त्र की बात करी आपने, मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इस चीज में रहा है कि मेडिटेशन और भक्ति, इन दोनों से बड़ा ब्रह्मास्त्र कुछ है नहीं। आप ध्यान में बैठें, आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें ताकि कोई भी परिस्थिति आए आपका दिमाग सही डिसीजन लेने में सक्षम रहे, और उसी को जीत कहते हैं। जी। तो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यंग लोग सोचते हैं कि अरे बूढ़े हो जाएंगे तब मेडिटेट करेंगे, पर जिनका दिमाग ज्यादा यूज हो रहा है उनको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। बुद्धिज्म में एक कहावत है दैट इफ यू आर, अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो आप आधा घंटा मेडिटेट करें, लेकिन अगर आप व्यस्त हैं तो आप 1 घंटा मेडिटेट करें। वाह। तो उस चीज का आप ध्यान रखते हुए, ये मेरे हिसाब से ये ब्रह्मास्त्र है। तो वरुण जी, काफी सारे प्रश्नों का आपने बखूबी उत्तर देके हमारे युवाओं को प्रेरणा दी। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कई बार समस्या ये आती है कि भी याद करने की बहुत ही बड़ी समस्या होती है, कि मतलब उसे युवाओं को ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ याद है, और जब एग्जाम देने बैठता है तो वो सब भूल जाता है।
याद करने का ऐसा कोई रामबाण इलाज या फिर ऐसी कोई पद्धति, ऐसी कोई टेक्निक कि जो हमें सरलता से याद रख सकें और उसको लंबे समय तक याद कर रख सकें? जी, 3 टेक्निक्स है जो यूज़ कर सकता है यूथ आज की डेट में रिकॉल करने के लिए। एक तो है एक्टिव रिकॉल, आप जो पढ़े उसको रिवाइज़ कर लीजिए। तुरंत उसको आप जैसे आज सुबह पढ़ा, शाम को रिवाइज़ कर लीजिए। उसके बाद में एक है डिलेड रिकॉल, आपने आज पढ़ा, रिवाइज़ किया, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उसको फिर से रिवाइज़ करिए, तो आपको वो स्ट्रॉन्गली बैठ जाएगा आपके दिमाग में। तीसरे एक साइंटिस्ट रहे हैं डॉक्टर रिचर्ड फेमिन, बहुत ही मशहूर फिज़िसिस्ट थे। उनकी फेमिन टेक्निक काफ़ी प्रसिद्ध है। वो कहते थे कि कोई भी टॉपिक है, जब तक आप किसी 5 साल के बच्चे को ना समझा पाएँ, तब तक वो टॉपिक आप ढंग से नहीं समझ पाए। तो आप टॉपिक को समझिए और उसको समझाने का प्रयास करिए। ये सोचिए आप किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहे हैं और उसको उस तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। ये तीनों टेक्निक से क्या होगा कि आपका जो बेस है, जो फंडामेंटल है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वो क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम टाइम पे रिकॉल करने में आसानी होगी। वरुण जी, मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर स्टडी को लेकर मतलब हमको स्टडी के अंदर काफ़ी सारी टेक्निक का यूज़ करना होता है। तो मैं आपसे वो 2 टेक्निक ऐसी जो सच में बहुत ही यूज़फुल हो सकती है कि भई एक शॉर्ट टाइम में एक अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो ऐसी कोई 2 टेक्निक्स आप सजेस्ट करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2 टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक है नोट्स लेने की टेक्निक। आप शॉर्ट में नोट्स लीजिए, फटाफट बड़े-बड़े चैप्टर्स को ब्रेक करिए, एक-एक पॉइंट में ब्रेक कर दीजिए और नोट्स इस तरीके से लीजिए कि आपको रिवीजन करते समय वो नोट्स उठाने पड़े, ना कि वो बुक उठानी पड़े। तो उससे आपको ईज़िली रिवाइज़ हो जाएगा। दूसरा है फ्लैश कार्ड्स यूज़ करिए। नंबर्स है, आपके सारा डेटा है, फ्लैश कार्ड्स पे रखिए और उसको जेब में रखिए और फ़ॉर्मूलाज़ है और उसको ऐसे बीच-बीच में याद करते रहिए। तो ये 2 टेक्नीक हैं। वरुण जी, हम सभी जानते हैं कि भारत युवा प्रधान देश है। आज पूरे विश्व के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा युवा भारत के अंदर है। तो आज हमारा जो युवा इतना प्रधान है, इतना आगे है, इतना बढ़ता जा रहा है, तो युवाओं की शक्ति सही जगह पर लगे। मतलब मेरा प्रश्न ये है आपसे कि आज का भारत का युवा वो कैसा होना चाहिए? बहुत ही गंभीर प्रश्न है आपका और काफ़ी सोचने पे मजबूर करता है। और जब भी मैं ऐसे कुछ अ, विचार में जाता हूँ तो मुझे शायद भक्ति के अलावा और कहीं पे भी इसका सहारा नहीं मिलता या आंसर नहीं मिलता है। युवा कैसा होना चाहिए? राम की तरह मर्यादा होनी चाहिए, कृष्ण की तरह पुरुषोत्तम होना चाहिए, धर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य का साथ दे, सही मार्ग पे चले, हर एक को समान नज़रिए से देखे, प्रेम से बड़ों के साथ और छोटों के साथ व्यवहार करे और इस देश की उन्नति में जितना हो सके उतना सहयोग करे। यही एक अच्छे युवक की निशानी है और ऐसा ही युवक जो ये सारी क्वालिटीज़ रखता है, वो एक बड़ा शांत बुजुर्ग बनता है। कोशिश यही रहे। धन्यवाद। खूब-खूब धन्यवाद आपका कि आपने इतना अच्छा योग मार्गदर्शन देकर युवाओं को आपने इनवाइट किया। जी, धन्यवाद।